वेलकम सर, हिमांशु सर। हाँ सर जी, आज नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। हाँ, अब आप सर अपना मेंस का जो सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी का हम लोगों ने लिया था, उसके हर एक क्वेश्चन के पहलू पर कि क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या इसमें बॉडी में डालना चाहिए, क्या कंक्लूजन में होना चाहिए, वो आप इन बच्चों को बता सकते हैं। और हम लोग बेसिकली ये प्रोबेबल क्वेश्चन देते हैं जो कि जेपीएससी मेंस में लड़ जाएं, और बच्चे टॉपर्स के कॉपी भी शेयर किए जाते हैं मॉडल आंसर के साथ, जिसमें बच्चों को ये हिंट दिया जाता है कि आप टॉपर्स के कॉपी से भी कुछ कंटेंट इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से इनका एक सिनेरियो तैयार हो जाता है इन प्रोबेबल क्वेश्चंस का, जिससे कि इनको आसानी होती है रिवीजन करने। तो जी सर। मैं आपको अब कमांड देता हूँ, आप फ्री हैं, अब आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। हेलो एवरीवन, सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट है मुझे उम्मीद है, और मेरी आवाज़ सभी को आ रही होगी। तो आर यू गाइज रेडी? तैयार हैं आप लोग? एक बार आप लोग जरा एक बार जरूर से बता दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बीच में, अपना अनम्यूट करके माइक, और पूछ सकते हैं। ठीक है जी सर, शुरू करिए। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है, अगर आपको इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आंसर लिखना होता है तो कुछ विशेष बातों का आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, आपके आंसर्स जो होने चाहिए वो टू द पॉइंट होने चाहिए। आप जैसे क्या होना, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसमें क्या है ना, बहुत सारी बातें ऐसी रहती है कि जैसे राजनीतिक मुद्दे होते हैं, तो आप लोग को बहुत सारा डायमेंशन मिलता है इधर उधर जाने का। तो आप लोगों को टू द पॉइंट, जितना सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उतना आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं आंसर राइटिंग अच्छी कैसे करें। सबसे पहली बात ये, देखिए जब भी आप आंसर लिखते हैं तो इसको तीन भागों में बांट कर लिखते हैं, जैसे सर ने आप लोगों को बताया भी होगा और आप लोग पहले से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट, और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होगा। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका एग्जामिनर जैसे स्टार्ट करते हैं वो रीड करना उसको, तो सबसे पहले वो यही रीड करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या लिखा गया है। और इंट्रोडक्शन जो आपका क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं होना चाहिए। जो सवाल पूछा गया आप वहीं से इंट्रोडक्शन, आप या तो जैसे इंट्रोडक्शन कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, या तो उससे संबंधित आपको रिसेंटली कोई चीज याद हो, उस मुद्दे से रिलेटेड, तो आप उसको करंट अफेयर से जोड़कर आप लिखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिफिनीशन आप दे सकते हैं, तो अगर आप परिभाषा से भी शुरू करते हैं तो वो भी आपका इंट्रोडक्शन सही माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। जो भी है अट्रैक्टिव होना चाहिए, इधर उधर की बातें आप इंट्रोडक्शन में कभी भी मत लिखिए। ठीक है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही आपका बाकी का बेस बनाएगा। इसके बाद बॉडी पार्ट में जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप उस रिक्वायरमेंट को लिखें, और कोशिश करिए अगर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं तो ज्यादा बेटर है, और पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं तो हेडिंग्स डालकर लिखिए आप। ठीक है ना, क्योंकि अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर को रीड करने में आसानी होती है, वो एक एक पॉइंट रीड करते चले जाते हैं। और साथ में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु आप वहां पर लिख रहे हैं, लाइक किसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या कोई एक्ट लिख रहे हैं, कोई अधिनियम वगैरह लिख रहे हैं आप, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। इसका फायदा ये होगा कि आपके जो कुछ आपने थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा है, उसकी जगह पे एग्जामिनर का सीधा ध्यान कहां पर जाता है, जहां पर आपने पॉइंट आउट किया है। ठीक है, और वहां से देखकर वो आपके अंदाजा लगा ले कि हाँ बच्चा कैसा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेंस आंसर राइटिंग में जो आपके शुरुआती के जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, उसको बहुत ही अच्छा लिखना चाहिए हमेशा। क्योंकि वहां से एक अवधारणा बनती है एग्जामिनर की कि आप जो आंसर जो लिखेंगे, जो बच्चा है वो किस तरीके का है। समझ में आई बात? तो आपका जो शुरुआती क्वेश्चन होने चाहिए उनको आप अच्छे तरीके से कोशिश करें, जितना बढ़िया लिख सकते हैं आप उतना बढ़िया लिखिए। कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखें, हो सके हेडिंग से अगर आप कर सकते हैं तो हेडिंग से करें। अंडरलाइन करने का आपके पास, देखिए पहले क्वेश्चन में आपके पास टाइम भी होता है, अंडरलाइन करके लिखें। और एक बात, इधर उधर की बातें बिल्कुल ही नहीं लिखना है। ठीक है ना,
चलो जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल जैसे आपसे यहाँ पेपर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मेरे पास पेपर है और पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट रोल डज द प्रीएम्बल प्ले इन गाइडिंग द इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन। हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। संविधान की व्याख्या और विकास को निर्देशित करने में प्रस्तावना की क्या भूमिका है, विशेष रूप से ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें आपको नोटिस करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात इसमें है कि प्रस्तावना आपको, देखो सबसे पहली चीज है प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। याद अगर लाइन वाइज नहीं होती है तो आपको उसका जो इसेंस होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर प्रस्तावना कह क्या रही है, किन किन जगहों पर क्या क्या कह रही है। ठीक है ना, और संविधान को किस तरीके से व्याख्या कर रही है। तो प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं तो अगर आप वहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि प्रस्तावना जो है दर्शन देती है ना, फिलॉसफी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी प्राप्त होती है वो हमारे प्रीएम्बल से, प्रस्तावना से ही आती है। तो सबसे पहले अगर आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने प्रस्तावना को अलग अलग रूपों में पहचाना है, जैसे कि के.एम. मुंशी जी ने इसे कहा था कि इट इज हॉरोस्कोप। तो हॉरोस्कोप क्या होता है? हॉरोस्कोप मतलब यानी भविष्यफल। तो भविष्यफल क्या होता है? भविष्यफल वो बताता है कि आगे क्या मिलने वाला है। तो प्रीएम्बल एक तरीके से क्या कर रहा है, पूरे संविधान को एक तरीके से व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, इवन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है, आप इसमें कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन हिज जजमेंट, अपने जजमेंट में ये कहा है कि प्रीएम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है बेटा। तो आप जब इस बात को लिखते हैं कि संविधान की कुंजी है, इसका मतलब कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग किसकी होनी चाहिए? प्रीएम्बल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रीएम्बल की अंडरस्टैंडिंग है तो वो आप कहाँ जा सकते हैं, फिर आप जाके तिजोरी में क्या भरा है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आपकी शुरुआत ऐसे हो कि आप कोई जो फिलोसफर है या कोई संविधान के बारे में किसी ने कुछ कहा है, जैसे कि एक व्यक्ति थे मिस्टर पालखी वाला, उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इट इज आइडेंटिटी कार्ड, राइट। तो आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड है। तो जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड किसी ने देखा तो क्या वो अंदाजा लगा सकता है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड का एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं कि प्रीएम्बल आपको क्या करती है, आपको एक दर्शन प्रदान करती है, एक रूपरेखा प्रदान करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है और किस तरीके से ये निर्देशित करती है। अब प्रस्तावना की भूमिका की अगर हम बात करें, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऐतिहासिक निर्णयों के संबंध में इसको आपको बताना है। यानी कि आपको देखो बच्चे, आप जब मेंस का आंसर लिखने जाते हैं तो इंडियन पॉलिटी के अंदर खास करके जितने भी ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं संविधान से संबंधित, उन सभी निर्णयों के बारे में आपको जानकारी होने चाहिए, उनका इसेंस जो है खास करके। और एटलीस्ट कम से कम देखो 20-25 निर्णय है, ज्यादा नहीं है, 20-25 इंपॉर्टेंट ऐसे डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे संविधान को सीधे सीधे इम्पैक्ट डालते हैं। आपको उन डिसीजंस के बारे में पता होना चाहिए, उनका ईयर पता होना चाहिए, कब ये डिसीजन लिया गया था, मामला क्या था, है ना, किस मामले को लेकर डिसीजन आया था, ये बात भी याद होना चाहिए। अब इसमें जैसे आप बात करें तो प्रस्तावना को लेकर कहां कहां मामला आ सकता है, तो इसके लिए आपको भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में है क्या। तो देखो प्रस्तावना में अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ेगी, लाइक सोवेरेनिटी यानी कि संप्रभुता दिखाई पड़ेगा, समाजवादी दिखाई पड़ेगा यानी कि आपका सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर दिखाई पड़ेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिखाई पड़ेगा, ये सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पढ़ेंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है बच्चों, है ना। आप बात करेंगे तो केशवानंद भारती केस 1973, उसमें कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें उन्होंने जितनी बातें मैंने कहा, सोवेरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी बातें क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप सीधे सर कह सकते हैं कि केशवानंद भारती केस के अंदर क्या कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है इन पार्ट्स को। और देखो ये कहां से लिया गया, कहां से आ रहा है, ये सीधे सीधे प्रीएम्बल से आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। यानी कि जितनी भी बेसिक स्ट्रक्चर की बातें हैं
ऐतिहासिक निर्णयों से आप इसको समझ सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को? एक बार अपना माइक ओपन करके आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यस सर। समझ में आ रही हैं? Yes, गुड, sir. चलो। जी सर। हाँ ठीक है, चलो हो गया। तो यानी और जिसको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा बच्चे एक चीज और, अगर हम इसकी शुरुआत करना चाहें कि प्रियम्बल से संबंधित निर्णय कब से आना शुरू हुए, तो देखिए 1960 में 1960 में एक केस हुआ था, बेरूबारी केस, है ना। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था और इस नैरो इंटरप्रिटेशन में कहा था उन्होंने कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको हटा दिया गया था, पार्ट से अलग करके उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया था। तो आप इसको लिख सकते हैं कि वहां पे इन्होंने सही उसका एसेंस नहीं पहचान पाए, लेकिन अपने आप को रेक्टिफाई किया, चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और 1973 में इसको कहा कि प्रियम्बल हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है ना, यानी कि अभिन्न अंग है। अब माना जाके, कब माना है? 1973 में माना है। और उसके बाद के जो जजमेंट है उनको आपको फिर जो है एक एक करके ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब इसमें एक बात करते हैं, कुछ जजमेंट जैसे आप इसमें और कोट कर सकते हैं, जैसे मेनका गांधी केस, है ना। मेनका गांधी का केस जो था वो 1978 में उसका डिसीजन आया था, और उस डिसीजन में जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऐड करी थी। उन्होंने कहा था कि जो है आपका फंडामेंटल राइट केवल दैहिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है ना, उससे और आगे जाकर है, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको जो है उन्होंने इसका वर्णन किया था। एक बात और कही थी इसमें कि विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आती है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 के साथ में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 जानते हैं, रूल ऑफ लॉ, है ना, यानी सभी को क्या समानता का अधिकार देना, और साथ में आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात करी गई है। तो जैसे ही आप एक चीज पढ़ते हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर, वहां पे एक चीज लिखा गया लिबर्टी, है ना, तो आप लिबर्टी से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं किसको? ये इस केस को, कि लिबर्टी जो दी गई है ना, यानी कि लिबर्टी का मतलब यही होता है बेटा, स्वतंत्रता ही होती है, और आपके संविधान में भी क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दिया गया है। समझ में आ रहा है? अब एक एक करके भी हम चल सकते हैं, एक क्रम वाइज। जैसे हमने शुरू में नेचर को देख लिया कि भारत का नेचर कैसा कैसा है, लाइक सोवेरियन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जो भी है। फिर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके नागरिकों को जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करी गई है इसमें, है ना, और जस्टिस भी 3 तरीके की जस्टिस बात करी गई है। तो जस्टिस में आप देखें तो वहां पर लिखा गया है साफ साफ कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस। अब देखो, यानी कि ये काफी बड़ा स्फीयर है जिसमें आप सीधे सीधे कवर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो कोई भी केस इनसे रिलेटेड आ जाए तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं। बात समझ में आई? अब और दूसरे मामले, जैसे कि अगर आपको अगर और लिखना है इसमें, तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल जस्टिस है हमें फंडामेंटल राइट से प्राप्त हो रही है ना, यानी कि जो हमारी बातें प्रियम्बल में लिखी गई है वही कहाँ पे दी जा रही है? संविधान के अंदर भी दी जा रही है। और जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल रही है वो हमें कहां से प्राप्त हो जा रही है? डीपीएसपी से प्राप्त हो रही है, यानी राज्य के नीतिक निदेशक तत्वों से प्राप्त हो रही है। तो क्या दिखाई पड़ रहा है? अब इसमें और केसों का आप, जैसे आपका अगर मैं बात करूं तो ओल्गा टेलिस केस है, ध्यान दीजिएगा, और ये 1985 में एक केस हुआ था, 1985 में ओल्गा टेलिस केस। इस केस में ये कहा गया था कि जो आजीविका, जो मिनिमम वेजेस होता है बेटा, किसी भी कार्य करने के लिए जो कम से कम जो वेतन होता है वो वेतन जो अवश्य मिलना चाहिए। अब बताओ ये किस तरीके का न्याय है? एक प्रकार का इकोनॉमिक आपको न्याय मिल रहा है। बात समझ में आई? इसी तरीके से एक राजस्थान का केस था, विशाखा केस था। विशाखा केस के अंदर कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कुछ कि वर्क प्लेस के ऊपर महिलाओं का जो उत्पीड़न है वो उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटेड गाइडलाइन जारी किया। अब बच्चों जरा समझिए इसको, आप इसको सीधे सीधे सोशल जस्टिस से जोड़ सकते हैं, राइट? जो भी जस्टिस की पार्ट की बात करी गई है, जोड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस में अगर मैं बात करूं तो एक केस हुआ था, SR बोम्मई केस हुआ था, 1994 में हुआ था। 1994 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी थी, और इन्होंने ये कहा था कि जैसे
आप जानते हैं आर्टिकल 356 है हमारे संविधान के अंदर, और आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है बच्चों। और पहले कई बार ऐसा हुआ है कि सरकारें जो है, जैसे अपोजिशन की सरकार है, तो मनमानी तरीके से वो क्या करती थे, छोटे छोटे मामले उठाकर प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी। ठीक है, तो एसआर बम्बई केस में क्लियर गाइडलाइन जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आपको इस तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। जो आपकी जो भी गवर्नर होंगे, है ना, गवर्नर को उसको सही तरीके से लिखित रूप से देना पड़ेगा। करप्शन के मामले हैं तो ऐसे मामलों में आपको जो है नहीं करना होगा। आपको मेनली जो दे सकते हैं, आर्टिकल 356 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरीज होती है उसके फेल होने के कारण ही आप लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, तो उसको फॉलो करिए आप। तो दिखा आपको, ये तीनों जो अलग अलग जस्टिस की बात की गई है, मैंने तीनों अलग अलग जस्टिस आपको अलग अलग केसेस में दिखा दिया। बताइए, समझ में आया? अब इसी तरीके से एक केस हुआ था जिसे कहते हैं नवतेज सिंह जौहर का मामला हुआ था, ठीक है ना। इस मामले में देखें तो जो समलैंगिक लोग होते हैं 2018 में हुआ था, समलैंगिक लोग होते हैं उनको जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत इनको जीवन जीने का, मतलब एक अधिकार पूर्ण सम्मानजनक जीवन जीने का जो है अधिकार, उसको इन्होंने प्रदान किया। तो इस जैसे हमारे यहाँ क्या था, समलैंगिकता अपराध मानी जाती थी, तो इसको इन्होंने अपराध की श्रेणी से हटाया। तो ये भी क्या दिया, एक सोशल जस्टिस की बात करी गई। और साथ में अगर देखें तो इसमें बंधुत्व को बढ़ाने वाली भी बात करी गई। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से अलग अलग चीजों को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो जजमेंट जो मैंने आपको बताया उसको आप कोट कर सकते हैं। बताइए, समझ में आया? तो इस तरीके से बहुत अच्छा। यस सर। हाँ चलो बच्चों, ये सारे मामले हुए जो कुछ केसेस मैंने आपको बताया, जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, और प्रियम्बल को सीधे आप क्या कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी 20 से 25 जो जजमेंट हैं, उन जजमेंट को आप पढ़ें आप, और उस जजमेंट को पढ़ने के बाद केवल कुछ नहीं करना। देखो एग्जामिनेशन जो होता है बच्चे, उसमें आपको जो भी आपका नॉलेज है उसको कनेक्ट करना है ना। आपने जो भी पूछा क्या, कनेक्ट करते चले जाओ। यानी कि जैसे मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया आपको कि देखो किस तरीके से सारी चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, जस्टिस से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, लिबर्टी स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई उससे कैसे कर रहे हैं। कई सारे जजमेंट आए, जैसे अगर आप देखेंगे जिसमें एक मामला आता है, सेकुलरिज्म वाला मामला आता है बार बार। तो कई सारे मामले जजमेंट आप देखेंगे जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट कहता है सेकुलरिज्म हमारे देश का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटाया जा सकता। तो आप जो है, जैसे हमारे यहाँ की, हाँ सभी लोगों को अधिकार है, प्रियम्बल में लिखा गया कि अपने फेथ को, वर्शिप को, इस सब को, जो विश्वास है उसको फॉलो करने का सबको अधिकार है। तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, और कंक्लूजन आपका इसमें बहुत ही अच्छा बना सकते हैं कि जैसे कैसे बना सकते हैं कि धीरे धीरे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से अब एक तरीके से आपका प्रियम्बल क्या हो चुका है, एक जुडिशरी के लिए एक बेस बन चुका है, जिसके आधार पे वे, हालांकि ये भी लिख सकते हैं कि हालांकि प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन जुडिशरी के लिए क्या है, एक आधार है जिसके आधार पे वो दूसरे निर्णयों को वो देता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके उसका मेन बॉडी पार्ट लिखकर, और फिर आप जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित कर सकते हैं। बताइए, एक आंसर आपका ये समझ में आया, कंप्लीट हुआ? बहुत अच्छे से समझ में आया सर। और इसमें जो बच्चे लोगों ने किया है कि ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, और इस क्वेश्चन को इन लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया, मतलब चूंकि अथवा भी लिखना होता है, हाँ तो ये लोग आसान क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। और हाँ इसमें चूंकि केसेस वगैरह हैं, तो हाँ, बहुत लोग केसेस वगैरह से बचना चाहते हैं, लेकिन ये आप बता दीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आप मार्क्स फेच कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें कैसे आप मार्क्स आपको देता है एग्जामिनर। आपने एक केस लिखा, एग्जामिनर ने देख लिया कि आपने एक केस लिखा है, 2 नंबर दे दिया। दूसरा केस आपने कनेक्ट किया है, 2 नंबर और मिल गए। तीसरा केस आपने कनेक्ट किया, 2 नंबर और मिल गए। समझ रहे हैं आप? यानी यहाँ आपके सीधे सीधे नंबर रखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सीधे सीधे नंबर रखा हुआ कि आप जजमेंट लिख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जजमेंट लिख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, नंबर मिल रहा है। तो देखो, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, आप जानते हैं ना कि स्टेप वाइज होता है मैथमेटिक्स। आपका आंसर अगर आ गया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे,
और एक होता है जो आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो विस्तार में लिखना होता है। वहां पे एग्जामिनर के पास स्कोप होता है कि वो आपके नंबर काटेगा। समझ में आई बात? यहाँ पे अगर आप इसको लिखते हैं तो एग्जामिनर के पास इतना स्कोप नहीं है कि आपका ज्यादा नंबर काटेगा, क्योंकि उसको हर स्टेप पर क्या करना है, आपको नंबर देना पड़ेगा। आपने जितना अच्छा लिखा है उसको वो नंबर देना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे सीधा फैक्चुअल बातें हो रही है। समझे बच्चे? क्योंकि यहाँ पे सीधा क्या बात हो रही है, फैक्ट की बात हो रही है कि कब जजमेंट आया है, उस जजमेंट में क्या निर्णय लिया गया है, और निर्णय का सीधे से आपको कनेक्ट कर देना है प्रियम्बल से, बस बात हो जा रही है आपकी। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे पास है, हाँ, ये PIL से रिलेटेड है। PIL आर द इफेक्टिव वे टू सीक जस्टिस फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। डिस्कस क्रिटिकली, एग्जामिन वेदर PIL नीड रीथिंकिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। जनहित याचिका उन लोगों के लिए न्याय पाने का एक प्रभावी तरीका है जो इसे वहन नहीं कर सकते। चर्चा करना है इसको, ठीक है ना? आलोचनात्मक रूप से जांच करें, क्या जनहित याचिकाओं पर पुनर्विचार और पुनर्गठन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जनहित याचिका है क्या चीज, है ना? आप यहीं से शुरू कर सकते हैं कि जनहित याचिका किस लिए है, क्या उपयोगी है, क्या चीजें हैं। देखिए, इसमें आपका इंट्रोडक्शन यहां से शुरू कर सकते हैं, बाद में आप इसके ऊपर क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं कि प्रभावी है, कब हुआ, ठीक है? या फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आप जो है इसको शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से एक्चुअल में लिया गया है, जो यूएसए के अंदर इस तरीके की थी कि व्यवस्था थी जहां पर यह किया जाता था कि अगर कोई अपने मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है, जैसे क्या होता है बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील करेंगे आप, वकील के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे बहुत ज्यादा मोटी रकम होती है, और यानी कि खर्च बहुत ज्यादा है वहां पे। समझ में आई बात? तो अगर ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जो जनहित के लिए होते हैं, कॉमन पीपल के लिए होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। देखो इसका नाम क्या है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये सार्वजनिक मुद्दों की बातें हो रही है यहाँ पे। तो अगर कोई ये सार्वजनिक मुद्दा है, जैसे कि महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दा है, या पॉल्यूशन से संबंधित मुद्दा है, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से संबंधित मुद्दा है, या एग्रीकल्चर, कृषि, इन सब चीजों से एक कॉमन मुद्दा है जो एक बड़े पॉपुलेशन को, बड़े लोगों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे मुद्दों को कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से जाकर वो केस सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है। यही क्या है, PIL है। यानी कि देखो, एक हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जिसका केस होता है ना, वही वो लड़ता है कोर्ट में जाकर, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है कि जिसका केस है वो ना जाकर उसके बदले में कोई और भी अपील को दायर कर सकता है। यही क्या है, PIL है। अब इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसकी शुरुआत 1980 में होती है ना? 1980 में जस्टिस कृष्णा अय्यर थे और जस्टिस PN भगवती थे। इन लोगों ने ये PIL की शुरुआत करी थी। तो आप जो है अपने इंट्रोडक्शन में आप जो है अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से लेकर के अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से इसको बोरो किया गया, और साथ PN भगवती का नाम लेते हुए और जो है आपका कृष्णा अय्यर का नाम लेते हुए, 1980 का नाम लेते हुए, यहाँ से इसकी जो है शुरुआत भारतीय जो जुडिशरी है वहां पे इसको किया गया। ठीक है ना? अब इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं कि हाँ, कानून की जो जटिलताएं हैं, ये कॉमन पीपुल जैसे गरीब आदमी कोई है ना, और उसका कोई एक कॉमन मुद्दा है किसी क्षेत्र का, और वहां के लोग गरीब हैं और इस मामले को ना तो वो न्याय के बारे में जानते हैं, ना तो लॉ के बारे में जानते हैं, और ना तो उनके पास बहुत पैसे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में वकील बड़े बड़े हायर कर सके। तो ऐसे मुद्दे को कोई दूसरा व्यक्ति उठा सकता है ना? यानी कि ये जनहित का मुद्दा होना चाहिए और नेक इरादों के होने चाहिए। सबसे पहली चीज ये भी है। अब जब ये मुद्दा जारी किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी देखता है कि क्या ये क्वालिफाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जैसे ये मुद्दा दायर किया जाएगा तो वो एक बार चेक करेगा कि ये सही में लेने लायक है मामला कि लेने लायक नहीं मामला है। ठीक है, अगर लेने लायक मामला होता तो इसको ये उठा लेता है। कई बार जो ये आपका है, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है। जो PIL है बच्चों, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट जो है
कोर्ट अपने दायरे से हटकर, जैसे आप लोगों को पता है कि जो राज्य व्यवस्था होती है इसके 3 ऑर्गन होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और तीसरा होता है जुडिशरी। और तीनों के जो कार्य क्षेत्र हैं अलग अलग बांटे गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि किसी को किसी के दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि कई बार ऐसे मामले आते हैं जहां पे माना जाता है कि एग्जीक्यूटिव का रोल ज्यादा होना चाहिए, और वहां पर भी जुडिशरी क्या हो जाती है, घुस जाती है। अब यहां से आप आलोचनात्मक चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले जैसे यहां पे सवाल में पूछा गया है कि क्या न्याय पाने का प्रभावी तरीका है, तो आप इसमें सहमति बता सकते हैं कि कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें यहां पर क्या दिया गया है, इस तरीके से न्याय प्राप्त हुआ है लोगों को, कि जहां पर मामला किसी और का था और केस किसी और ने लड़के ये न्याय दिलाया है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। नेग्लेक्टेड चाइल्ड का केस हुआ था, बॉन्डेड लेबर का केस हुआ था, पॉल्यूशन का केस हुआ था, एट्रोसिटीज ऑन वीमेन इसका केस हुआ था। तो ऐसे आप कई सारे केसेस का नाम बता सकते हैं कि ये सारे केसेस हुए जिसको लेकर कोर्ट ने डिसीजन दिया, और जिससे जो है एक मासेस को, बड़े लोगों, काफी बड़े आबादी को जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप टीआईएल की शुरुआत कर सकते हैं। बाद में आप इसकी आलोचना कर सकते हैं कि इसका एक तो जुडिशियल एक्टिविज्म से लेकर कि क्षेत्र जो बांटे गए अलग अलग, उसमें क्या हो रहा है, दूसरे क्षेत्र के ऊपर अधिकार जमाने का एक मुद्दा सामने आ गया। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, यानी कि इसको पॉलिटिकली भुनाने का कोशिश करते हैं। जैसे अभी आप जानते हैं चुनाव वगैरह भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जिससे कि अपोजिशन पार्टी को या दूसरे पार्टी जो भी है उसको इसका नुकसान हो जाए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को पैनी नजर रखनी चाहिए। आपको ये लिख सकते हैं कि रखनी चाहिए कि जैसे आप स्क्रूटनी करते हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज पॉलिटिकल मुद्दा इसको बनाकर कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट तो गेन करने की कोशिश नहीं की जा रही। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। और आगे चलकर इसमें आप बात कर सकते हैं कि जैसे कि जनहित याचिकाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इसके लिए एक क्लियर गाइडलाइन जारी किया जाए। ठीक है ना। कानूनी की जो व्यापक विषय, इसके लिए एक चैनल भी बनाया जा सकता है, कानून की एक व्यापक व्यवस्था बनाई जाए जिसके द्वारा लोग इसमें पहुंच सकें और इसको सही तरीके से सदुपयोग कर सकें। आप अब बाद में फाइनली इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि निसंदेह यह बहुत ही अच्छा है और इसको जारी रहना चाहिए। बस इसमें क्या है कि इसमें जो भी चीजें कमियां हैं उसको सुधारा जाए और उसको एक सही चैनल बनाया जाए जिससे लोग यहाँ पर पहुंच पाए। इस तरह की बातें लिख सकते हैं, यानी सुधारों के माध्यम से इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है और इसको दुरुपयोग से बचाया जा सकता है। आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए थोड़ा सा, यानी कि आप ऐसे मामलों में खास करके जहां पर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कह दिया जाए, तो उसमें आपको ये बताना है कि फ्यूचर में क्या ऐसा हो कि ये चीजें जो है सुधार हो, रिफॉर्म हो। देखो, सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट चेंज, है ना। सिविल सर्विस क्या कहती है, चेंज। चेंज का मतलब ये कि पॉजिटिव चेंज, जो चीजें गड़बड़ है उनको आपको क्या करना है, सही करना है। तभी आप क्या बनने वाले हो, तभी आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, अधिकारी बनोगे। अधिकारी बनकर काम क्या रहेगा आपका, जो चीजें गड़बड़ हो रही हैं उन्हीं को क्या करना है, आपको सुधारना है। समझ में आया। तो ये 2 सवालों को इस अलग अलग तरीके से आप अलग अलग स्टेप्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि अगर ये जो ऊपर वाला सवाल था अगर उसको अटेम्प्ट करते तो आपको ज्यादा नंबर मिलते, क्योंकि नीचे वाले सवालों में सबसे बड़ी बात ये होती है आपको ज्यादा स्कोप भी नहीं है, बहुत ज्यादा आप उसको डिटेल नहीं कर सकते। ऊपर वाले सवाल में आपको बहुत सारा स्कोप था और बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट मौजूद थे जिसको आप लोग कर सकते थे। तो हमेशा वाइज बनिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन चूज करना है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने सर नीचे वाला ही किया है और जी, ऊपर वाला छोड़ दिया है, और जिसने भी किया है उसको मैंने खूब नंबर दिया है। और इसमें जो फ्यूचरिस्टिक सजेशन के बारे में बात कर रहे थे आप, इसको एक बार प्लीज और कंक्लूजन को बतला दीजिए। इसमें क्या लिखेंगे कि पीआईएल में क्या चेंजेस कुछ आने चाहिए कि कैसे होगा? देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि पीआईएल जो कमजोर वर्ग है
इसको न्याय दिलाने के लिए एक सशक्त माध्यम बन सकता है। ठीक है, इसमें जो कमियां हैं उसकी सावधानी पूर्वक जांच होनी चाहिए। हर जैसे पहले स्टेप पे जैसे सुप्रीम कोर्ट उसको एक स्क्रूटनाइज करता है, तो एक स्क्रूटनी कमेटी कोई गठन किया जाए जो इसको सही तरीके से निर्णय ले सके कि हाँ ये लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। देखो किसी क्वेश्चन में अगर इस तरीके आप फंसते हैं कहीं पर कि क्या करना चाहिए, क्या फ्यूचर में होना चाहिए, तो देखो सरकार भी यही काम करती है, एक कमेटी का गठन कर देती है। बात समझ में आया? या आप यहाँ पे कमीशन कह सकते हैं, क्योंकि ये जुडिशियल बॉडी है तो आप कमीशन की बात कर सकते हैं। क्योंकि देखो कमेटी बेटा ऐसा होता है, कमीशन और कमेटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कमीशन के पास जुडिशियल पावर होता है, कमेटी के पास जुडिशियल पावर नहीं होता है। तो आप यहां से इसको आप कह सकते हैं कि कोई कमीशन बनाए और उस कमीशन के थ्रू जो है इन मामलों में जो स्क्रूटनी हो रही है उसको दें, और इस कमीशन के द्वारा ये भी उनको दिया जाए कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसका रिकमेंडेशन उनकी द्वारा आ जाए। ठीक है ना? और इसकी जो न्यायिक क्षमता है, इसकी वजह से न्यायिक क्षमता पीआईएल को लेकर, ये न्यायिक क्षमता बढ़ेगी। समझ में आई? और न्यायिक क्षमता बढ़ेगी तो जन जन को क्या मिलेगा? सबको न्याय मिलेगा, जो न्याय हमारे यहाँ प्रियम्बल के अंदर लिखा गया कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए। तो देखो ये अगर इतना पॉइंट लिखते हैं तो आपका निष्कर्ष कितना बढ़िया लगेगा, और टू द पॉइंट कई सारी बातें आप इसमें लिख डालो। समझ में आया? तो यानी आपने फ्यूचरिस्टिक बातें इसमें आपने कर दी। समझ में आया बच्चों? बताइए आप लोग। जी सर। हाँ तो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और इसमें आगे है, देख लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ और है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या? अच्छा ये सवाल है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ये बड़ा ही प्लेन क्वेश्चन है सर। हाँ मैं देख लेता हूँ। और इसमें सारे बच्चों ने यही ट्राई किया है, और एवरेज नंबर मैंने दिया है सबको। जी सर देखता हूँ सवाल जो है। हाँ, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बच्चे देखो ये तो बड़ा सा अच्छा सा हो गया, क्योंकि आप जैसे ही अगर लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ा है, या जब भी आपको साइलेंट फीचर एक चैप्टर ही है पूरा पॉलिटी के अंदर, आप पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या साइलेंट फीचर है उसमें। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे भारी, बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। अब उसके पीछे आप लिख सकते हैं कारण कि क्यों बड़ा हो गया, और वो भी छोटे छोटे शब्दों में लिखना है। लाइक की जो है यहाँ पे लीगल जो लोग थे वो ज्यादा बैठे हुए थे, वकील लोग ज्यादा बैठे हुए थे, ऐसे करके। ठीक है ना? साथ में आप लिख सकते हैं कि आपका केंद्र का और राज्य का दोनों के लिए एक ही संविधान है, इसके लिए बल्कि हो गया। डाइवर्सिटी इंडिया की ज्यादा है, सारे सेक्शन को वो करना था, तो ये बातें लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आप इसमें डाल सकते हैं कि बाकियों की तरफ प्रस्तावना है जो कि एक दिशा निर्देशित करती है। भारतीय जो है एक यूनियन है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फेडरेशन और यूनियन, इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस समझा सकते हो। यूनियन में एग्रीमेंट नहीं होता राज्यों और केंद्र के बीच में, और फेडरेशन में एक एग्रीमेंट से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार इसमें दिया गया है। डीपीएसपी एक स्पेशल फीचर जो डाला गया है इसमें, है ना? मौलिक कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली हो गया आपका, ये सारे क्या है? यही साइलेंट फीचर है। लचीलापन और कठोरपन, तो आप इसमें समझा सकते हैं कि हमारे संविधान को जो है कई जगह पे आसानी से भी चेंजेस कर सकते हैं, नियम कानून आसानी से बना सकते हैं, और कई जगह पे 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो लचीला और कठोर समझा सकते हैं। सेक्युलर है हमारा देश, तो ये भी क्या है? हमारे संविधान की ये सैलिएंट फीचर है, मुख्य विशेषता है ना? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये संविधान में दिया गया है। एकल नागरिकता दी गई है। ठीक है ना? साथ में आप इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का भी योगदान देखेंगे कि ऑल इंडिया सर्विसेज है। लिबर्टी की बात की गई है। ठीक है ना? जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यानी कि आपके जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता, ये भी क्या है? सैलिएंट फीचर है, क्योंकि न्यायपालिका को हमारे संविधान ने क्या बनाया? स्वतंत्र बनाया। ठीक है? अब ये तो इसका पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट इसमें देखें आप, भारत के संविधान में मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या करें, और आगे है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। तो इसमें सबसे पहले कि संविधान के मूल संरचना सिद्धांत कहां से आया,
ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो केशवानंद भारती केस से वहां पे 13 जजों का एक बेंच बैठा था, उस वहां से आया था 7:6 से। अगर आप ये बात लिखते हैं तो यहाँ पे उनको ये पता चलेगा कि आपको डीप नॉलेज है थोड़ी सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मूल संरचना है उसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया, देखो मूल संरचना को डिफाइन नहीं किया गया कि मूल संरचना एक्चुअली क्या है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के द्वारा ये बताया है कि ये चीजें इस मूल संरचना के अंतर्गत आएगी, जैसे कि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, आपका डेमोक्रेटिक होना देश का, रिपब्लिक होना देश का, देश की सोवेरेनिटी, फंडामेंटल राइट, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपके मूल संरचना। और कोर्ट का जजमेंट क्या था, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कोर्ट ने लिखा था कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत किसी भी भाग को चेंज कर सकता है, लेकिन इट कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का जो मूलभूत संरचना बना है उसको चेंज नहीं कर सकते। यही क्या है, मूलभूत संरचना का सिद्धांत है। अब समय समय पे आप उसमें सीधे डाल सकते हैं एग्जाम्पल कि समय समय पर इन चीजों को शामिल किया गया। अब क्या क्या शामिल किया गया इसमें शामिल किया गया जो चीजें बताई मैंने आपको, कि सेकुलर भारत का होना, समाजवादी होना, धर्मनिरपेक्ष हो गया, इसके बाद डेमोक्रेटिक होना, रिपब्लिक होना, भारत में लिबर्टी का होना, रिलीजियस फ्रीडम का होना, ठीक है ना। ये सारी चीजें इनको शामिल किया गया है अलग अलग। अब इसके द्वारा कुछ केसेस का डिस्कशन करके आप इसको और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। लाइक मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1980 में, और उस केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जोड़ दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रिवेल करेगा, है ना। और इसके द्वारा एक आपका संविधान संशोधन हुआ था, और उस संविधान संशोधन में एक आर्टिकल था 31C, और 31C के अंदर बच्चों उसमें लिखा गया था कि अगर कोई भी चीज अनुसूची 9 में रखी जाती है तो न्यायिक समीक्षा से वो बाहर होगी, ऐसा लिखा गया था। तो उसको देखो, न्यायिक समीक्षा यानी कि आपका जुडिशियल जो आपका रिव्यू है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके द्वारा क्या किया, ये जो पार्ट था अलग वाला पार्ट, बाकी सबको उन्होंने वैलिड कर दिया, लेकिन ये वाला पार्ट था इसको क्या करा, हटाया, फिर से हटाया कि ये पार्ट जो है वैलिड नहीं होगा। यानी न्यायिक समीक्षा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। अब फंडामेंटल राइट्स को लेकर अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट को कई सारे केसेस हुए, कई सारे, जैसे गोलकनाथ केस हुआ था 1968 में, और उस केस में जो है फंडामेंटल राइट को सेक्रेड माना गया था। लेकिन बाद में जब 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया गया तो एक तरीके से सीधा सीधा हमला किया गया था मौलिक अधिकारों के ऊपर। ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हैं कि 24वां और 25वां संविधान संशोधन क्या करता था, वो मौलिक अधिकारों को सीधे हमला करता था कि कोई भी डीपीएसपी अगर जारी करना है और जो आपके संविधान के अंदर उसको डाल दिया जाए 9वीं अनुसूची में, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं। तो फंडामेंटल राइट को एक तरीके से केशवानंद भारती केस ने बचाया था। माना जाता है कि केशवानंद भारती केस ने संविधान को प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि वहां पे जो निर्णय लिया गया था उस निर्णय के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जाएगा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आप इसको लिख सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा करने का पूरा अधिकार होता है कि जब, और देखें आर्टिकल 32 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 32 के अंदर लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की बात करी गई है। क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचार। और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम। तो सीधी सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस तरीके से फंडामेंटल राइट को बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू जगह जगह पे इसकी रक्षा करेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले कई सारा मामला आया जिसमें से मुझे याद है इंटरनेट के ऊपर जो है एक मामला आया था, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट को कुछ समय के लिए बैन करने का वाला मामला आया था, और कई जगहों पे सरकार इस तरीके से बैन करती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सोशल मीडिया है ये बात और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आवश्यक है, तो इसको बनाए रखना चाहिए, इसको सरकार को जल्दी बैन नहीं करना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। बात समझ में आ रही है।
तो इस तरीके से आप जो है चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जो फ्रीडम, जैसे वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आपका क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, तो इस फंडामेंटल राइट को बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। सेक्युलरिज्म वाला मामला, तो सेक्युलरिज्म में फंडामेंटल राइट अगर देखें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको धार्मिक अधिकार दिए गए हैं बच्चों। तो आप वहां पर भी लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, सेक्युलरिज्म भी एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया, और बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है इस वजह से इसको चेंज नहीं कर सकती है सरकार, यानी कि इस फंडामेंटल राइट को रिमूव नहीं कर सकती कि आपका जो है रिलीजियस राइट नहीं होगा। लिबर्टी है ना, लिबर्टी जो कि आपकी स्वतंत्रता देती है, यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आपको अलग अलग प्रकार के फ्रीडम प्राप्त होते हैं। तो जिसमें मैंने आपको अभी बताया मेनका गांधी केस वाला मामला, मेनका गांधी केस में के मामले में यही था, क्या किया गया, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया गया और कहा गया कि विदेश भ्रमण करना क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है। तो देखो एक फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऐड किया। इसके अलावा और कई सारे केस हैं, है ना, जिसमें से मुझे याद आ रहा है एक है उन्नी कृष्णन केस। उन्नी कृष्णन केस हुआ था 1993 में। देखो पॉलिटी में अगर इस तरीके के सवाल आते हैं बच्चों, और केसेस अगर आपको याद रहते हैं, है ना, उन केसेस को आप लिख कर आते हैं तो उसका अलग ही बेनिफिट आपको मिलता है। उन्नी कृष्णन केस में कोर्ट ने ये कहा था, 1993 का केस है, कि जो आपका एजुकेशन है, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 21 में उसे भी रखा गया था। तो देखो बार बार क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट को कोर्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो कोर्ट यहां पर, जैसे आपका दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का देखिए, तीसरा पार्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देख रहे हैं आप कि बार बार सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को बेस बनाकर मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते थे इसको, ठीक है। और अगर देखें तो देश की एकता और अखंडता, ठीक है ना, ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। लास्ट में वाला पार्ट अगर देखें ये क्वेश्चन का, तो पूछा गया है संविधान की अखंडता को बनाए रखने में इसके महत्व पर चर्चा करें। तो देखो संविधान के अंदर सीधी सी बात आपको इतनी करनी थी कि जो है आपका पार्लियामेंट सभी भागों को चेंज कर सकता है, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कि बना रहेगा। तो इसलिए इसका जो मूल स्वरूप होगा हमारे संविधान का वो वैसा रहेगा, इसका जो इसेंस रहेगा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, संविधान निर्माता थे, जैसा वो करना चाहते थे उस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे देश में रहेगा। इस तरीके से आप निष्कर्षों को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और फ्यूचर में इस तरीके का आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसको और मजबूत बनाया जाए, इतनी सी बात है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अगला सवाल इसमें मैं देखता हूं आपका क्या है। अगला है एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। Fundamental duties are not made enforceable by a writ of court like the fundamental rights, but they are fundamental to the well-being of society and individual examine। इसको एग्जामिन करना था आपको, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं आपको बताता हूं इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो इस तरीके के सवालों को कैसे करें आप। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, मौलिक अधिकारों और कर्तव्य की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों के ऊपर हम तुरंत टूटेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको अलग अलग पार्ट में ऑलरेडी दिया गया है, समझ पा रहे हैं बच्चों। तो इसको आप उसी तरीके से फ्रेम करेंगे आप, यानी शुरुआत मौलिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों की व्याख्या से ही करेंगे आप, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों की व्याख्या करो आप। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार सिटीजन्स को राइट प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अगेंस्ट किसके, सबसे पहली चीज आपको अगर कोई अधिकार दिया गया है तो वो अधिकार किसी चीज के विरुद्ध दिया जाएगा बच्चों। तो आपके राज्य की मनमानी के विरुद्ध दिया गया अधिकार, समझ में आई बात। यानी कि राज्य डिक्टेटर न बन जाए, पुलिस स्टेट न बन जाए, इसलिए दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज, अगर ऐसा हो, जो मौलिक अधिकार मिलते हैं ये ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स के लिए दिए जाते हैं, यानी कि सिटीजन जो है, जो नागरिक होता है, उसका संपूर्ण विकास हो सके। अगर मौलिक अधिकारों को आपसे छीन लिया जाए, कई सारे जिसे अधिकार हैं, तो आप संपूर्ण विकसित नहीं हो सकते हैं,
ठीक है, तो अगर ये पॉइंट लिखते हैं आप कि इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है, तो आपने एक व्याख्या किया। दूसरा व्याख्या आपने पहले कर दिया था कि ये राज्य की मनमानी को ये रोकने का काम करते हैं। अब बात आती है कर्तव्यों के ऊपर। तो देखो, संविधान में कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था वो बाद में शामिल किया गया था, शुरू में नहीं किया गया था। बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया। और आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक बात सामने आती है कि कहा गया कि जैसे कि नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं देश के अंदर, उसी तरीके से नागरिकों का कर्तव्य भी कुछ होना चाहिए। यानी आपने अधिकार तो ले लिया, केवल अधिकार लेकर रहेंगे या आपका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए देश के प्रति। तो वो देश के प्रति जो कर्तव्य यहां पर है वो आपके मौलिक कर्तव्यों के अंदर व्याख्या किया गया है। बात समझ में आई? तो आप वहां पे बता सकते हैं कि हाँ, आपके मौलिक अधिकार जो है वो कितने प्रकार के, 6 प्रकार के अलग अलग मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को देखो, एक बात याद रखिए, मौलिक कर्तव्य लाइन बाय लाइन आप इसको याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप याद कर लेते तो वेल एंड गुड, है ना, लेकिन आपको ये तो पता होने चाहिए कि 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। ये बात समझ में आ रही बच्चों? देखो, एक लाइन से आप उसको याद करें ना करें, इससे बहुत ज्यादा मैंने देखा एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 11 कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए, ताकि 11 को आप लिख कर उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें। जैसे आप पढ़ेंगे तो पहला ही मौलिक कर्तव्य है कि आपको अपने जो आपका संविधान है और संविधानी जो प्रतीक जो हमारे हैं उनका सम्मान करना है आपको। समझ में आया? तो यानी इन कर्तव्यों का पालन करना है। समझ में आया? इसके अलावा कौन कौन से हैं? संविधान का पालन करिए, राष्ट्रीय संघर्ष में जो लोगों ने भी योगदान दिया था उनका जो विचारधारा थी उस विचारधारा पर चलना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, यही तो मौलिक कर्तव्य है। जरूरत पड़ने पर, देखो कितना आसान सा है, केवल अपने ऊपर ले लो कि भाई मेरे कुछ कर्तव्य है देश के प्रति, कि देश के अंदर अगर जरूरत होगी लड़ाई लड़ने की, रक्षा करने की देश की, तो मैं ये सर्विस देने के लिए तैयार हूं। देश के लोगों के बीच में धार्मिक व्यवहार बनाए रखना, क्षेत्रीय विविधताओं के बाद भी भाईचारा बनाए रखना, ये है। देश की समग्र संस्कृति को, है ना, एक जो हमारे यहाँ एक कल्चर है देश के अंदर, उस कल्चर को बनाए रहना, उसका महत्व बनाना, उसका संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना बच्चों, यानी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखना। ये सब क्या है आपके, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो आप जैसे क्या होता है कि आप जरूरी नहीं कि एक एक लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखें इसको कि ये फंडामेंट, आप एक पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं कि वी हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें एक एक करके लिख सकते हैं। इसकी मतलब 4-4 शब्दों में एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका भी इंपैक्ट उतना ही पड़ने वाला, क्योंकि आपने जो कोर जो होता है, कोर चीज आपने उठाकर वहां पर डाली है, ठीक है ना। इससे आपका समय का बचत होता है, क्योंकि आप अगर पूरा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखने बैठे तो आपका समय भी जाता है, पेज भी जाता है, ज्यादा आपका आंसर बड़ा भी होगा, और दूसरे पार्ट पर आपको ज्यादा समय देने का मौका नहीं मिलेगा, नंबर आपको उतने ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में आपने, जैसे मैंने बताया कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्श जो भी उसके प्रतीक चिन्ह है, उनके आदर्श है, उसका सम्मान कीजिए, इतना बस लिख दिया, काम हो गया। आपको उसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला इसका पार्ट अगर देखें हम क्वेश्चन का है तो, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय के रिट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य जो है वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, उनको लेकर आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है ना। लेकिन वे समाज और व्यक्ति के भलाई के लिए मौलिक है, जांच करें। अब इसकी अब आती है मेन पार्ट, है ना, क्योंकि यहां पर देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति की भलाई के, समाज और व्यक्ति के भलाई के लिए मौलिक है। अब यहां से आप इसमें जहां जहां भी आपको समाज और व्यक्ति के भलाई से संबंधित चीजें दिखाई पड़ रही हैं, उन सभी चीजों के ऊपर अब एक्सप्लेन करना है आपको। जैसे कि यहां पर देखा जाए तो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात करी गई है। अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने से सामाजिक जो है सद्भावनाएं बनेंगी, लोग जो देश
मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, इस तरह की बातें यहाँ पे आप करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक भाईचारा, जो भाईचारा बनाए रखना सबके बीच में, ये भी क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देश की समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये भी सामाजिक मामला आ गया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखो आप, समाज और व्यक्तियों की भलाई के लिए, है ना, तो अब वो मुद्दे उठाइए जो समाज और व्यक्ति की भलाई के लिए। अब व्यक्ति के भलाई के लिए अगर देखा जाए तो जैसे इसको दो भागों में भी आप बांट सकते हैं, समाज की भलाई और व्यक्ति की भलाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है बच्चों, बस स्टैंडर्ड आंसर ये होता है कि आपके सारे पॉइंट वहां पर आए और अलग अलग भागों में आप उसको जितना इजी कर सकते हैं उतना इजी कर दीजिए आप। दो भाग इसमें पूछा है, समाज की भलाई और व्यक्ति की भलाई, बांट दो भागों में, समाज से क्या क्या भलाई होता है और व्यक्ति से क्या क्या भलाई होता है। जैसे अगर 11वां आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाला, तो उसमें एजुकेशन की बात करी गई है। तो एजुकेशन की बात करी गई है तो क्या किया गया है, किसी व्यक्ति का उससे भला हो जाएगा, साथ में समाज का भी भला हो रहा है। ठीक है ना, वहां पे आप डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे लिखा गया है, एक आर्टिकल है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी श्रेष्ठों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, यानी कि उत्कृष्ट बनना। तो क्या है, समाज में आगे बढ़ना, लोगों को मौका देना, परिवर्तन होना, ये सारी चीजें। क्या उत्कृष्ट कौन बनेगा, व्यक्ति और समाज दोनों को उत्कृष्ट बनाना। समझ में आ रहा है। और एक और इसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना, इसको तो कतई नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उनमें सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना है, मानवतावाद को बढ़ाना है, यानी ह्यूमैनिटी को, जिज्ञासु बनना है। और देखो इसमें सुधार की बात की गई है, क्या किया गया, चेंज। और फिर मैं बोलता हूं, जब भी आप जाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो चेंज वाली बात जहां हो उसे जरूर कैच करना है आपको। ठीक है, अब साथ में इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात करी गई है, उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन कम हो जाएगा आपका, बहुत सारी बीमारियां पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ये सारी बातें आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो क्या हो रहा है, समाज का सुधार हो रहा है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग से बच रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो खेती को नुकसान होता है इन सब चीजों की वजह से, बाकी बहुत सारे नुकसान है, आप जो पढ़ते होंगे इन्वायरमेंट में तो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और अगर आपको चाहिए, जरूरत है तो बता भी सकता हूं मैं। अब इसमें क्या क्या बचाएंगे, वनों को बचाएंगे, झीलों को बचाएंगे, नदियों को बचाएंगे। समझ में आया। और देखो इसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट को बचाने में आप रिसोर्सेज का आप ऐसा यूटिलाइजेशन करें कि आपको बेनिफिट ज्यादा हो, इस तरह की बातें इसमें लिख सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी बातें, अच्छी बातें लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है ना, चलिए समझ में आया। अब इसमें आया सर, नेक्स्ट। ठीक है, और अभी इसमें कई सारी, जैसे कि उसमें पीछे बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे आप जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके बारे में भी चर्चा कर सकते थे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप जा सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में चर्चा कर सकते थे। तो कुल करके क्या करना है ना, उसके जो मुद्दे हैं वहां से आप इसको जोड़िए। आगे बात करते हैं, डीपीएसपी को विस्तार से समझाइए। अगला सवाल है आपका, आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करें कि क्या डीपीएसपी की गैर प्रवर्तनीयता उन्हें मौलिक अधिकारों के अधीन बनाती है। अब देखो बच्चों, ये स्टोरी जो है ना, ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है, इसमें आप बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो शुरू से जो केसेस चंपाकरण दोराई राजन से लेकर और गोलकनाथ से लेकर आपके केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स केस, आगे और भी सारे केसेस, ठीक है ना, ये सारे के सारे एक तरीके से आप पढ़ेंगे जब इसको, तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में एक लड़ाई सी छिड़ी हुई है, यानी शुरुआत से ही कि कौन ज्यादा ऊपर रहेगा। सरकार कोशिश करती रही, जैसे पहला ही संविधान संशोधन किया गया और पहले ही संविधान संशोधन के लिए क्या किया गया, जमींदारी प्रथा को हटाया गया, एक तरीके से जमींदारी को कम करके प्रॉपर्टी राइट्स वाला जो मामला था, जो आपका
आर्टिकल 31A 31 जोड़ा बी जोड़ा गया और साथ में अनुसूची 9वीं जोड़ी गई। तो उसमें यही था ना, जमींदारी प्रथा को कम करने का प्रयास किया गया था। तो अब देखिए उसके बाद धीरे धीरे जो है केसेस जो है कई सारे खुलना शुरू हुए। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया, कोर्ट ने सीधे कह दिया कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट हैं, यानी कि अपरिवर्तनीय हो गए, वो उनको चेंज नहीं करेंगे। तो यानी कि ये देखा जाए डीपीएसपी को क्या कर दिया गया, नीचे रखा गया। लेकिन बाद के केसेस को जब आप स्टडी करेंगे तो बाद में आपका जैसे केस आपका केशवानंद भारती केस हो गया, उसके बाद आपका मिनर्वा मिल्स केस हो गया। इन दोनों मामलों में उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में देखना चाहिए, यानी कि दोनों ही जरूरी है नागरिकों के विकास के लिए। तो एक जो है क्या, एक सामाजिक मुद्दे पे विकास की बात करता है, एक पॉलिटिकल मुद्दे पे विकास की बात करता है। तो सरकार को भी योजनाएं इस तरीके से बनानी चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट को भी ना वो कम करे और डीपीएसपी को भी वो लागू करा सके। ठीक है ना। अब इसमें कुछ बातें आप जैसे शुरुआत करेंगे आप कि डीपीएसपी को विस्तार से समझाइए, यहां से शुरुआत करते हैं। विस्तार से आप समझाएंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे, डीपीएसपी को क्या क्यों रखा गया। तो डीपीएसपी क्या आपको देता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय देता है, याद रखिएगा। और आप यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोट कर सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था किसी भी सरकार को अगर आगे तक सरकार में रहना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये नोबल प्रिंसिपल कहा। इन्होंने कहा कि ये आदर्श सिद्धांत है डीपीएसपी, जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा फॉलो नहीं करते हैं तो जनता अपने आप क्या करेगी, उनकी सत्ता को हटा देगी। ऐसा कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यानी कि आप इसी से शुरुआत कर सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से कि हाँ ये इस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। एक आप भूमिका आपने बनाया उसको, और उसके बाद आपने भाग का वर्णन कर दिया कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर पर डीपीएसपी दिया गया है। ठीक है ना। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि हाँ हालांकि ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि वाद संगत ये नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनका राजनीतिक और सामाजिक और साथ में आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसके बाद इसको आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। लाइक आप इसको सोशल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और आपका इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसके आधार पे बांट सकते हैं कि गांधीवाद क्या था, सामाजिक मुद्दों पे समाजवाद के क्या कौन कौन सा है, और इंटेलेक्चुअल वाला कौन कौन सा है। आप इस तरीके से इसको अलग अलग बांट सकते हैं। आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 38 क्या कहता है, लोक कल्याण की बातें करता है ना। लोक कल्याण की बात करता है, यानी कि देश को, हमारे देश को वेलफेयर स्टेट की बात करता है कि इंडिया कैसा है, वेलफेयर स्टेट है। इसके बाद अलग अलग जो आप इसे पूछा गया विस्तार से समझाइए, एक्चुअल में लिखा गया, तो आप शुरुआत में समझा दीजिए कि नॉन जस्टिसेबल है, और फिर एक एक आर्टिकल को अलग अलग करके भागों में बांटकर आप समझा सकते हैं। आर्टिकल 39 के बारे में बता सकते हैं कि आपका जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, लोगों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना, ठीक है ना, और लोगों के बीच में जो भी हमारे स्रोत हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनइक्वालिटी को कम करना। ये सारी बातें आर्टिकल 39 के अंदर ABCD ऐसे करके लिखा गया, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड की बात करता है, यानी मुफ्त कानूनी सलाह की बात करता है। फिर पंचायती राज आर्टिकल 40 के अंतर्गत, तो पंचायती राज जैसे इसको आप कैसे बांट सकते हैं, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल, तो सीधी सी बात है गांधी जी की विचारधारा से संबंधित जो जो भी आर्टिकल है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात है। समाजवाद की विचारधारा पे जो जो है वो समाजवादी प्रिंसिपल पर है। और जो इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है, जैसे कि आप वनों को बचाइए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, है ना, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनकी सुरक्षा करिए, आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बढ़ाइए, ये सब क्या इंटेलेक्चुअल बातें हैं, है ना। तो इनको बातें, तो इसे अलग अलग करके आपको इनको लिख सकते हैं, या फिर आप अगर अलग अलग नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको एक एक आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है उस आर्टिकल को एक्सप्लेन करते चले जाइए। ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। अब इसको अलग अलग भागों में, जैसे मैंने एक बताया, एक आप कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण हो गया। अब मैं जैसे आपको एक एक आर्टिकल बता देता हूं। आर्टिकल 40 में पंचायती राज की बात करता है, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना। आर्टिकल 41 में ये राइट टू वर्क की बात करता है, यानी कि काम करने के सबको अधिकार होना चाहिए। ये कैसा है, समाजवादी प्रिंसिपल के ऊपर बात करता
है ना। आर्टिकल 42 ये क्या बात करता है कि जितने भी जो अच्छा वातावरण मिलना चाहिए काम करने के लिए। तो अच्छा वातावरण मिलना क्या बात कर रहा है, एक तरीके से इंटेलेक्चुअल भी है और समाजवादी, कई जगह मिक्स भी मिलेंगे आपको। फिर आर्टिकल 43 में देखो, मजदूरों के लिए वेतन की बात करता है ना, मजदूरों का पार्टिसिपेशन की बात करता है। तो ये समाजवादी बातें होती हैं, तो इनको आप समाजवादी में शामिल कर सकते हैं। 44 आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात गांधी जी ने तो करी नहीं थी, ना तो समाजवाद में करा गया था। कहां बात हो रही है, ये इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं। आर्टिकल 45 जहां पे एजुकेशन की बातें हो रही है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करी जाएगी। आर्टिकल 46 न्यूट्री जो आपके हैं SC ST कम्युनिटी के लिए, जो कि आपके शैक्षणिक और चीजों से पिछड़े हुए हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उनके उत्थान की बातें हो रही है। 47 आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है वो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है, और साथ में जो लीकर है या फिर नारकोटिक्स है उनको बैन लगाओ। हो गई ना बातें। तो इनको आप लोग इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटेंगे। फिर 48 जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा किया गया है। 48A जिसमें वन और पर्यावरण का संरक्षण की बात की गई है। 49 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए को बचाने के लिए कहा गया है। समझ में आया बच्चों। तो एक एक आर्टिकल को आपको करके देखना है। 50 जिसमें कहा गया एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को सेपरेट करेंगे। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस तरीके से आपको देखो आर्टिकल रटे होने चाहिए, एक एक लाइन आप नहीं रख सकते, एक एक वर्ड नहीं रख सकते, तो आपको इसका कीवर्ड याद करना होगा। जैसे मैंने अभी जितने आर्टिकल बताए आपको बच्चों, सबका कीवर्ड बताया मैंने आपको, और आपके आंसर में अगर वो कीवर्ड है तो समझिए आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आप लिख ले जाएंगे उसको। ठीक है, आपको बता रहा हूं कि आप कैसे तैयार करेंगे उसको, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से आपने एक एक आर्टिकल को इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके दूसरे भाग में चलते हैं। आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करें, क्या डीपीएसपी गैर परिवर्तनीय है, उन्हें मौलिक अधिकारों के अधीन बनाती है। तो इसमें मैंने जो जो आपको निर्णय बताए इसमें कि देखा जाए तो दो एक तरीके से ये सप्लीमेंट्री है, किसके, आपके डीपीएसपी किसके सप्लीमेंट्री है, फंडामेंटल राइट्स के। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि इसको नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया गया, ये बात आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया गया। इसके पीछे कारण था कि उस समय हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी और ना ही इतना पैसा था कि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय दे पाते, तो इसीलिए नॉन जस्टिसेबल इसको रखा गया था। और अब जैसे जैसे सरकार आगे जब बढ़ रही है, तो आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे आप लिख सकते हैं इसको कि जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्था हो रही है वैसे वैसे इसको लागू कराया जा रहा है। जैसे राइट टू वर्क मनरेगा आ गया है ना, तो आपको एक राइट टू वर्क मिला है। मिड डे मील स्कीम चलता है, तो आपके मिड डे मील स्कीम किसके लिए चलाया जा रहा है, पोषकता बढ़ाने के लिए ना, बच्चों के अंदर पोषकता बढ़ेगा। तो कौन सा आर्टिकल इसके अंतर्गत आ गया, आर्टिकल 47 आ गया, आ रहा है। अभी मैंने विशाखा गाइडलाइन की बात करी या मैटरनिटी लीव की बात करी, तो 6 महीने का मैटरनिटी लीव दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 42 को लागू कराया गया। देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही वैसे वैसे क्या हो रहा है, डीपीएसपी को लगाया जा रहा है। और इसलिए देखा जाए तो ऑल ओवर डेवलपमेंट अगर है तो केवल फंडामेंटल राइट नहीं, साथ में डीपीएसपी भी चाहिए। और ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट के साथ दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री हैं। क्या लिखना है आपको कि कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, ये नहीं कि कंपीट कर रहे हैं। समझ में आया, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं है इनके बीच में, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर ये चल रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो डीपीएसपी को आप सीधे कहना कि भाई ये उससे पिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो साथ साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ नागरिकों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, प्रशासनिक सुधारों के लिए दोनों ही आवश्यक है। इस तरीके की बातें करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। आलोक मुर्मू कुछ पूछना चाह रहे थे शायद। आलोक, पूछे, आलोक जी पूछे। सर हम पूछ नहीं रहे थे, हम ये बता रहे थे कि जैसे डीपीएसपी का एग्जाम्पल बताया ना, तो हम लोग का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे सरकार के पास सुविधा नहीं थी, तो इसलिए आपका पंचायती राज का एक्ट नहीं आया था,
जैसे हम लोग संपन्न हुए, बिल्कुल। पंचायत इलेक्शन करने के लायक हुए, तो वो चीज बोलना था। हाँ ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, आपने भी एक एग्जाम्पल दिया, है ना। जैसे शुरू में हमारे पास एग्रीकल्चर सुधारों के लिए ज्यादा मामला नहीं था, हम ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते थे, अब ज्यादा सब्सिडी भी देना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट एंड जो आपका देखा जाए तो आर्टिकल 48 ए जो है, जहां पे हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो इसको भी तो हम बाद में, जैसे इसके लिए हमने लागू करा है बहुत सारे हमने नेशनल पार्क बनाए हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, है ना। आपको उस समय दिमाग में क्या क्या आ रहा है, हर चीज पे आप एक एग्जाम्पल, हर आर्टिकल जो भी आपका डीपीएसपी का है वहां पे एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये एग्जाम्पल है इसका। जैसे कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट किए, लाल किला प्रोटेक्ट किया, चार मीनार प्रोटेक्ट किया हमने, तो कर रखा है ना प्रोटेक्ट, तो आप इसका एग्जाम्पल डाल सकते हैं। समझ बोलिए, सुमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुमित बताएं। सर ये पूछ रहा था कि 1 to 51 आर्टिकल लगभग याद होना चाहिए ना? बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चे। ये देखो बच्चे, एक चीज है कि आर्टिकल, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि आर्टिकल याद करने का तरीका क्या होता है। आर्टिकल याद करने का तरीका है कि उसको कीवर्ड को पकड़ो आप, कि वो कहना क्या चाहता है। उसमें से 3-4 ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, बस उन्हीं 3-4 शब्दों को पकड़ो आप, सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। इवन 51 ही नहीं, 51 ही, सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है। और इस समय 450 से 470 के आसपास आर्टिकल हैं। सारे तो नहीं याद करने होते, लेकिन फिर भी 150 से 200 आर्टिकल तो आपको याद होने चाहिए उसमें से, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और कैसे याद होंगे इतना, वो सब एक ही तरीका है कि कीवर्ड पकड़ो उनका, कीवर्ड के साथ में चलो आप, एक एक लाइन रटने की कोशिश करोगे तो फिर ये कभी याद नहीं होने वाले। ठीक है ना। चलो आगे, कोई सवाल है किसी का? नहीं सर, यस अब सर, मेरा है। अच्छा, एक है सरिता जी को। हाँ बताएं। सर जैसे इसमें लास्ट क्वेश्चन में ये डीपीएसपी के ऊपर ये जो फंडामेंटल राइट है उसका हाँ आलोचनात्मक व्याख्या करने बोल रहा है, हाँ हाँ, लेकिन आप इसमें दोनों को एक दूसरे का पूरक बता के, तो आलोचना तो नहीं हुई। आलोचनात्मक व्याख्या। ठीक है, देखो आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा विरोध ही करना है उसका। ठीक है ना, आपको फाइनली जब कंक्लूजन देना होता है बच्चे, तो कंक्लूजन में आपको फ्यूचरिस्टिक कुछ अच्छी बातें बतानी होती है। बात समझ में आई आपको? आप क्या, आप जा रहे सिविल सर्वेंट बनने, आप आलोचक बनने नहीं जा रहे वहां पे, समझो। आपने ऊपर आलोचना करके दिखा दी है कि केसेस बता दिए आपने, राइट, केसेस आपने बता, ये केस में ये हुआ, ये केस में ये हुआ। इसके द्वारा हमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट जब आलोचना नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना बच्चे, तो आपको भी इसको पूरक बनाना है अपने आंसर में। और फाइनली जो आपको कंक्लूजन लिखना होगा वो फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन ही होना चाहिए। आप कंक्लूजन को आलोचना नहीं बना सकते। ठीक है, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि पहले जो है डीपीएसपी को जो है, कोर्ट के कई सारे डिसीजन ऐसे थे जिसमें डीपीएसपी को जो है पीछे रखा गया था और फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा गया था। लेकिन मौजूदा समय में क्या करती है कोर्ट, मौजूदा समय में कोर्ट दोनों को एक लेवल ग्राउंड पे वो रखने का प्रयास करती है। ये आपका आलोचनात्मक कहने का मतलब तो क्रिटिकल कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा सब कुछ कर देना है उसमें, आपको उसमें कंस्ट्रक्टिव चीजें लिखना। बात समझ में आई? यानी कि आप जो जा रहे हैं वहां पे, आप कोई राजनेता नहीं है जो वहां पे जाके केवल क्रिटिसाइज करके चले आएंगे। आपको बताना है कि उसका फाइनली आप उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जैसी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलने वाला है। तो आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन देने वाला होना चाहिए। ठीक है बच्चे? इसमें सर आप बहुत 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 सही बात बोले सर। जैसे बहुत बच्चों को ये क्रिटिकली वाला समझ में नहीं आता है, तो क्रिटिकली में जो भी परेशानियां हैं, जो भी आलोचना है, वो करने के बाद उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी देने का फर्ज बनता है कंक्लूजन में। ये आप बताना चाह रहे हैं। इसी तरह बहुत बच्चे इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन में जस्टिस नहीं कर पाते हैं। जैसे इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है, जैसे हम लोग बच्चों का कॉपी चेक करते हैं तो उनको सही गलत दोनों चीज बतलाते हैं, रिमार्क्स देते हैं। उसी तरह इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में
मूल्यांकन करना होता है तो सही गलत दोनों बातों को बताना होता है। फिर भी चूंकि हम लोग ब्यूरोक्रेटिक लोग बनने वाले हैं, तो मूल्यांकन वाले भी क्वेश्चन में कंक्लूजन उसी टाइप का कुछ सजेशन होना चाहिए। और मैं ये हमेशा इन लोगों को लिखता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक कुछ सजेस्टिव कि सजेशन दो, आप कुछ फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन दो। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये लोग ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि कंक्लूजन हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जहाँ सजेस्टिव हो, कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें की गई हो, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। थैंक यू सर। और आगे बोलिए सर। आलोक मुर्मू एक बार फिर से हाथ उठाए हैं, बोलिए आलोक। आलोक मुर्मू और सुमित कंचन एक बार फिर से हैंड रेज किए हैं। सुन पा रहे हैं तो पूछिए, नहीं तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए ठीक है सर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो सवाल है ये है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी होगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपको ये जानना है पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीके से प्रबंधन आपके लिए, तो सरकारी प्रबंधन। अब इसमें क्या है कि केवल कई सारे अलग अलग मामले रहे हैं, ठीक है ना, कि लोक प्रशासन में क्या क्या होना चाहिए। तो लोक प्रशासन में एक तरीके देखा जाए तो जितने रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से प्रयोग करना कि उनका सही उपयोग जनहित के लिए हो सके, है ना, ये लोक प्रशासन का लक्ष्य है। अब लोक प्रशासन के लिए मैं आपको सजेशन देता हूं कि कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने लोक प्रशासन में विशेष योगदान दिया है। जैसे एलडी वाइट की मैं बात कर लूं, ठीक है ना, डेविड वेल्डो की बात कर लूं, ऐसे कुछ लोग जो ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ परिभाषाएं दी है। ठीक है ना, अगर इनके नाम के साथ में अगर ये परिभाषाएं आप लिखते हैं तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप उनको परिभाषाओं को लिखने के बाद फिर अपनी आप एक परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग स्तरों पर जो रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से मैनेजमेंट करना ताकि जनहित को ज्यादा से ज्यादा वो प्रभावी बनाया जा सके। यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपके लक्ष्य है। ठीक है ना, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, डे टू डे जो भी चीजें होती हैं उनको एडमिनिस्टर करने का काम करता है। ठीक है ना, लोक प्रशासन के अलग अलग डायमेंशन आप बता सकते हैं कि लोक प्रशासन केवल एग्जीक्यूटिव ब्रांच से रिलेट नहीं करता है, बल्कि लोक प्रशासन में आपका कार्यपालिका का भी प्रशासन, साथ में आपके जो लेजिस्लेचर, वहां पर भी आप देखो तो आपके बैठे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जुडिशियल के अंदर भी, वहां पर भी इनका योगदान है। तो हर स्टेज पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, गवर्नेंस के हर स्टेज पर। ठीक है ना, राजनीतिक पॉलिसी बनाना, निर्णय लेना, ये सारा क्या है, लोक प्रशासन का कार्य है। इसका अर्थ और महत्व यहाँ पे स्पष्ट करना है आपको। ठीक है ना, तो क्या क्या लोक प्रशासन करता है। ठीक है ना, लोक प्रशासन में देखा जाए तो मुख्य रूप से पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि एक तो पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करना। तो पब्लिक पॉलिसी का निर्माण भी कौन करता है, ये आपका ब्यूरोक्रेसी का ही काम है, यानी कि लोक प्रशासन का ही काम है। पब्लिक पॉलिसी बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, इंप्लीमेंटेशन करना, फिर इंप्लीमेंटेशन करने के साथ ऐसे याद करो क्रम से, फिर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी जो चीजों का इंप्लीमेंटेशन हुआ है उसको क्या करेगा, वो सर्विस है उसको डिस्ट्रीब्यूट, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड हो गया, परिवहन से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी अलग अलग सेवाएं हैं जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, ये इनका इम्प्लीमेंटेशन करना। साथ में और क्या इनका इंपॉर्टेंस है, ये जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, इन रिसोर्सेज का सही तरीके से प्रयोग करना। ऐसा आवंटित, जैसे अगर आपको रिसोर्सेज ऐसे दे दिया जाए और कहा जाए इसको खर्च कर दो, तो रिसोर्सेज तो खर्च हो जाएंगे, उनका सही जगह पे सही तरीके से प्रबंधन करके ऐसा खर्च करना कि जनहित को मैक्सिमाइज कर सके। समझ में आया, इस तरीके से संसाधनों का प्रबंधन करना। फिर जवाबदेही और पारदर्शिता, है ना, इसका ये भी एक क्या है, महत्व है।
यानी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो आप जानते हैं आरटीआई हमारे पास एक है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या बढ़ाता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, ठीक है ना, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये भी क्या है आपका, ये आपका उसका महत्व है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जब आप देही होना, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिव होना, ये सारी भी इसका ये है। और आप कह सकते हैं इसके अलावा बहुत सारे और भी इसमें आप डाल सकते हैं, लाइक जो है इसका पॉलिटिकल कैरेक्टर की अगर बात कर सकते हैं अलग अलग तरीके, जैसे कि आप कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग भागों में बांटे। जैसे कहते हैं कि पॉलिटिकल कैरेक्टर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल कैरेक्टर से थोड़ा सा अलग है। इसका पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं होकर कैसा कैरेक्टर है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर है। दूसरा आप इसमें कह सकते हैं कि आपका कुछ इसका लीगल फ्रेमवर्क होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है? एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसपे वो काम करते हैं, जबकि जो आपका पॉलिटिक्स होता है वो बिल्कुल अलग काम करता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो इसका जो महत्व है उस महत्व को। अब इसमें एक चीज दिया गया है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। देखो, सार्वजनिक और निजी प्रशासन में मैं आपको विशेष अंतर बताता हूं। विशेष अंतर यह है कि सार्वजनिक जो होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, सॉरी, जो निजी होता है ना, यानी कि जो आप खुद के लिए होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपने फायदे के लिए काम करेगा, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जनहित के लिए काम करेगा। अब बस इसी को बेस बनाओ और अलग अलग जगहों से इसको देखना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली चीज है कि अगर देखा जाए तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और जबकि जो निजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक संस्था की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, यानी कि सार्वजनिक मुद्दे वहां पर नहीं है। और आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहां पर क्या होगा, वहां पे जो आपका वहां पे सार्वजनिक मुद्दे आपको पाए जाएंगे। दूसरी चीज यहां पे देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी की जो अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी अकाउंटेबिलिटी होती है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से होती है, तो जनहित की अकाउंटेबिलिटी होती है, लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी होती है। जबकि निजी एडमिनिस्ट्रेशन के में क्या होता है, जो लोग निजी के लिए, जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए खास करके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समाज सुधार के लिए, सामाजिक सर्विस देने के लिए होता है, जब निजी प्रबंधन अपने प्रॉफिट के लिए सर्विस देने के लिए होता है कि वहां से वो कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद हम इसे बात कर सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है एक तरीके से। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब हो गया बच्चे? यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया कि वहां पे जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो चीजें बनाई जाती हैं, वो सबके लिए एक जैसे ही तरीके का होता है। जबकि जो निजी होता है उसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बना सकते हैं, क्योंकि वो अपने निजी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके हाथ में होता है। निजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरीके से देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट के ऊपर ये ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रॉफिट के ऊपर ये काम करते हैं। अब इसमें और बात कर सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? वो देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। और जो निजी जो होता है वहां पर फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास में होता है? गवर्नमेंट के कहने का मतलब है पार्लियामेंट के पास ज्यादा इसका फाइनेंशियल कंट्रोल है। और जो आपका कंट्रोल आपको दिखाई पड़ रहा है निजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो व्यक्तिगत होता है, और व्यक्तिगत होने के कारण इजीली जो है आपका पैसा जो है निकाला जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है, स्पीड बढ़ाई जा सकती है काम की। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इसके मामले में क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे की जो है अकाउंटेबिलिटी होती है और फाइनेंशियल कंट्रोल होता है अलग अलग बॉडीज का, ठीक है ना। पब्लिक स्क्रूटनी की अगर हम बात करें, इसमें आप लिख सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पे जो कार्य किए जाते हैं उसकी पब्लिक स्क्रूटनी की जाती है, लोगों के द्वारा उसको देखा जाता है, फीडबैक दिया जाता है। जबकि जो आपका निजी प्रशासन की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो वहां पे इस तरीके का फीडबैक आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वहां पे निजी फीडबैक ही रहता है, इंटरनल फीडबैक रहता है, इंटरनल फीडबैक के आधार पे सारा काम होता है।
कुछ मामलों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोनोपोली होता है, जैसे कि आप देखें डिफेंस के मामले में हो गया, ठीक है, या आपकी परमाणु एनर्जी जो है इसके मामले में हो गया। लेकिन इस तरीके की जो आपका जो निजी जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें मोनोपोली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आप लिख सकते हैं जैसे लीगल फ्रेमवर्क की मैंने बात करी, तो लीगल फ्रेमवर्क के बारे में आप लिख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक लीगल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी कार्य करने की एक प्रणाली बनी हुई है, कुछ लीगल चीजें हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जबकि आपका जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है या निजी जो आपका प्रबंधन होता है उसमें ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। वहां पे जो है जैसे किसी को कोई काम करना होता है तो वो सीधे वो काम करता है, अलग से उसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा नियम नहीं बनाए गए। तो ये आप उसमें लिख सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। निजी प्रशासन मुख्य रूप से किसके लिए काम करता है, वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, और जो लोक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुख्य रूप से किसके लिए काम करेगा, सार्वजनिक हितों के लिए वो काम करेगा। तो ये चीजें आपको दोनों में याद रखना है, ठीक है, दोनों के बीच में ये अंतर हो गया। तो अगला सवाल है आपका, मैं ले लेता हूं। पहले योजना आयोग ने किस तरह वित्त आयोग की भूमिका को हड़प लिया और समझाएं कि नीति आयोग के बाद स्थिति कैसे बदल गई, ठीक है। यानी कि जो आपका जो योजना आयोग था, ठीक है ना, वो आया था 1951 में। संदीप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। सर एक क्वेश्चन समझ में सही से नहीं आया था, थोड़ा बढ़िया से बताइए बस। ऊपर वाला नहीं यही अभी जो लास्ट क्वेश्चन है योजना आयोग। पहले योजना आयोग किस तरह वित्त आयोग की भूमिका को हड़प लिया, ये वाली बात। यस सर। ठीक है, देखो आप यही चीज मैं समझाने वाला था। योजना आयोग 1951 में आया है ना, और अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर एक संवैधानिक संस्था है। और पहले दोनों में अंतर आपको पता है क्या, योजना आयोग क्या होता है और आपका वित्त आयोग क्या है? यस सर। हाँ, तो योजना आयोग जो है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसको बनाया गया था, है ना, यानी कि एक आदेश लाया गया, उस आदेश के द्वारा इसको बना दिया गया। जबकि आपका वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको आर्टिकल 280 में बनाया गया। राष्ट्रपति हर 5 साल में क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। अब वित्त आयोग का कार्य समझे पहले आप कि वित्त आयोग का कार्य क्या था, ये बात समझ में आए। वित्त आयोग का कार्य था कि जो फाइनेंसेस था इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, इनके बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांटना। ये बात समझ में आई बच्चे कि वित्त आयोग का कार्य क्या था? बताओ संदीप। ओके सर। हाँ, वित्त आयोग का कार्य समझ में आ गया। अब समझो योजना आयोग जब आई तो ये समझो आप कि योजना आयोग का हेड कौन हुआ करता है, पता है आपको? योजना आयोग का योग हुआ करता था, अब तो नीति आयोग आ गया, उसका प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना। अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होते थे। तो जो भी योजनाएं बनाई जाती थी वो एक तरीके से केंद्रीकृत हुआ करती थी, सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी, है ना। तो यानी कि एक तरीके से अप्रोच जो था वो टॉप टू डाउन हुआ करता था, यानी ऊपर से कोई फैसला लिया गया कि हर गांव में जो है हैंडपंप लगाने हैं, है ना। तो अब हर राज्य को हैंडपंप के लिए पैसा दिया गया, समझ में आई बात। अब हर राज्य के पास हैंडपंप पहुंच गया, वो लगा। अब किसी राज्य को हैंडपंप की नहीं जरूरत है, उसकी जब ट्यूबवेल की जरूरत है, तो लेकिन उसके पास पैसा कौन सा पहुंच रहा है, हैंडपंप का पहुंच रहा है। समझ में आई बात। यानी कि ये टॉप टू डाउन अप्रोच के साथ जो है योजना आयोग चली थी, और इसमें प्रधानमंत्री की विशेष दखल होने के कारण एक तरीके से ये जो आपके जो रिकमेंडेशन देते थे, है ना, वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पॉलिसीज में ज्यादा इफेक्टिव थी, और राज्यों को जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था पैसे का वो ज्यादातर इनकी पॉलिसीज, इनकी योजनाओं के आधार पर किया जाता था। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो वित्त आयोग का कार्य था उस कार्यों में किसका हस्तक्षेप हो गया, आपका योजना आयोग का हो गया। अब बताओ समझ में आया? योजना आयोग ने और सर यहाँ पर इसके बाद एक लाइन ये कहना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था अंडर आर्टिकल 280
हाँ। उसके कार्यों को एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी ने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया जी सर। तब कंक्लूड हो जाएगा ये लाइन हाँ कि ये एक संवैधानिक सर- संस्था के कार्य में एक असंवैधानिक संस्था, एक सलाहकारी संस्था जो है वो हस्तक्षेप कर रही थी। हस्तक्षेप कह सकते हैं कि एक तरह से मोनोपोली टाइप का हो गया था। नहीं, मोनोपोली नहीं मोनोपोली कहिएगा, शब्द आप नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। मोनोपोली नहीं कहिएगा, बस यही सबसे बड़ा चीज है कि अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन है जो कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बना है, और प्लानिंग कमीशन जो कि कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बना था वो इतना भारी पड़ गया कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तक का मामला जो है वो इन लोगों के प्लानिंग के तहत होता था, और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हस्तक्षेप से, पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज से योजनाएं बन जाती थी, और वित्त आयोग था, फाइनेंस कमीशन, उसके रिकमेंडेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इवन जो बजट का फॉर्मेशन होता था, बजट बनाया जाता था, उसमें भी ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका योजना आयोग का दिखाई पड़ता था। आप देखें तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है मुख्य रूप से वित्त आयोग का है, तो वहां पे योजना आयोग का ज्यादा चलता था, ठीक है ना। तो योजना आयोग इस तरीके से कार्य करती थी, और वित्त आयोग का जो भूमिका हुआ वो एक तरीके से क्या हो गया था, गौण हो गया था, छोटा हो गया था उसकी वजह से। तो इस तरीके से एक तरीके से वित्त आयोग को हड़पने का काम किया इन्होंने। और इसी के बाद जब नीति आयोग आया तो नीति आयोग रिस्टोर्ड द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। नीति आयोग को इन सब से मतलब ही नहीं रह गया जो प्लानिंग कमीशन इंटरफेरेंस करता था। नीति आयोग जस्ट थिंक टैंक, और वो अपना पॉलिसीज बनाने का काम कर रहा है, लोगों को सजेशन दे रहा है, राज्यों को, केंद्र को। तो वो इंटरफेरेंस वाला पार्ट जो है वो नीति आयोग में खत्म हो गया। अब देखो नीति आयोग ने उल्टा अप्रोच अपनाया, जैसे मैंने अभी इसमें बताया। इसमें सर एक चीज पूछना था कि वित्त आयोग का तो सर मेन काम था टैक्स का बंटवारा करना, और जो भी उसके ऊपर पॉलिसी बनाना कि किस आधार पर टैक्स का बंटवारा होगा। तो इस काम में जो है वो योजना आयोग किस तरह से इंटरफियर किया सर? जैसे उसका अभी टैक्स बंटवारा का जो पॉलिसी बनाना है या टैक्स बंटवारा का जो आधार तय करना है उसमें किस तरह से इंटरफियर किया? देखो एक चीज आपको बताया कि वित्त आयोग भी एक तरीके का एडवाइजरी बॉडी ही है। इसकी बात मानना प्रेसिडेंट के लिए अनिवार्य नहीं है, ये बात आप समझ लो पहली चीज। यानी कि प्रेसिडेंट इनके रिकमेंडेशन को चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार करे, और जो योजनाएं स्कीम जो चलती हैं वो इसके आधार पे पॉलिटिकल विल के आधार पे एक तरीके से चलाई जाती है। यानी किस राज्य, अगर जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को जो है जरूरत है नल की, जैसे अभी एग्जांपल जो मैंने दिया, और आप जाएंगे साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में वहां पे टैंक की जरूरत होती है, यानी पॉन्ड की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना। भूमिगत जल जहां पे उपलब्ध होगा वो नल चाहिए, जिसको भूमिगत जल उपलब्ध नहीं है उसको क्या चाहिए, पॉन्ड चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल विल में अगर देखें, उनको अगर नॉर्थ इंडिया से ज्यादा फायदा है तो कैसा वो योजना बनाएंगे जहां पे किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नल का डिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे, और सारे राज्यों को नल बंटवा दिया, है ना। अब इसमें वित्त आयोग ये कह रहा है कि टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो राज्यों को अलग तरीके से होना चाहिए, लेकिन योजना आयोग क्या कह रहा है? राशिद जी, ये ऐसा कई बार हुआ है कि जब वित्त आयोग के रिकमेंडेशन को बाईपास कर दिया योजना आयोग, और तभी तो यह क्वेश्चन बना है। वित्त आयोग कुछ और कहता था, उसके आधार कुछ और होते थे पैसों के बंटवारे के, और जब वो पैसों का बंटवारा कर देता था तो जो योजनाएं बनकर आती थी वो उसके अकॉर्डिंग होती ही नहीं थी। तभी तो यह क्वेश्चन रेज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बाईपास कर दिया जा रहा है। राजनीतिक दबाव ज्यादा बढ़ गया होगा सर। लेकिन सर इसमें तो मूल बात तो सर यही है कि वित्त आयोग का काम तो सर उस वक्त, और वो योजना आयोग का काम तो अलग अलग था, उसमें फंडामेंटल काम जो था वित्त आयोग का वो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही था। तो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक वो नहीं हटेगा, उस पर नहीं कब्जा करेगा, तब तक कैसे कहेंगे कि कब्जा कर लिया था? इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? इन दोनों में महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। एक कैबिनेट के रिजोल्यूशन से पास हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। महत्वपूर्ण तो ठीक है सर, वो समझ रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन दोनों का काम तो अलग अलग दिखाएंगे। सुनो, साधारण शब्द में यह है
कि बात माननी चाहिए थी वित्त आयोग की, लेकिन बात किसकी मानी गई? योजना आयोग की। तो समझिए सर इसमें सपोर्टिंग में हम क्या लिखेंगे सर कि योजना आयोग का क्या क्या बात जो है नहीं माना और क्या क्या वित्त आयोग का बात माना गवर्नमेंट में, इसमें आपको प्रूफ क्या देना पड़ेगा सर? इसमें हड़पने में तो प्रूफ देना पड़ेगा। नहीं, आपको हड़पने में प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, ये डिबेट ऑलरेडी चल चुका है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब इस पे बहुत सारी बहस हुई है कि वित्त आयोग जो भी रिकमेंडेशन देता था और जब बजट पास होता था, जब योजनाएं बनती थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं होती थी। इसी वजह से ये डिबेट था। क्योंकि मेरा सर इतना लिख नहीं दिया, इतना करते भी ना पे बच्चे। एक्चुअली इसका आंसर हम जो लिखे थे सर, उसमें हम देख रहे थे कि आपका अच्छा रिमार्क्स है, इसमें ऑब्जर्वेबल है, तो इसमें आप कुछ कुछ रिमार्क्स बहुत अच्छा दिए थे, लेकिन इसका हमको आंसर अभी भी मतलब वो फैक्ट क्या डाले नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 17 मार्क्स मिला है ना, तो उसमें क्या क्या हम ऐड करें कि हाँ, उसकी ये आए कि आपका फ्रेमिंग बिल्कुल सही नहीं था उस क्वेश्चन का, इसीलिए मैंने उसमें पूरा रिमार्क्स बढ़ा है। पहले तो आप प्लानिंग कमीशन को बतलाइए कि वो क्या था, फिर वित्त आयोग को बतलाइए कि वो क्या था, और दोनों के फंक्शन अलग अलग थे, और फाइनेंस कमीशन का जो बात था वो प्लानिंग कमीशन नहीं मानता था। इसका मतलब एक लाइन देनी थी, जोरदार लाइन देनी थी कि प्लानिंग कमीशन हैज usurped द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने योजना आयोग के कार्यों पर दखलंदाजी कर दिया था, और जो कि नहीं करना था, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, इसका एक अपना रिस्पेक्ट था। और जब ये नहीं हो पाया तो अब इस सिनेरियो चेंज कैसे हो गया? नीति आयोग जब आया तो नीति आयोग को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आइडियाज देना है, थिंक टैंक का काम कर रहा है, तो यह रिसोर्स एलोकेशन वगैरह में अब इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। तो इस तरह से नीति आयोग हैज रीस्टोर्ड द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इस तरह का फिर कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना था। और मॉडल आंसर दिया है, उसमें आप देखिए कितने अच्छे से हमने पहले प्लानिंग कमीशन को लिखा है, फिर फाइनेंस कमीशन को, फिर दोनों में क्या परिवर्तन आया, क्यों 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 रिसोर्सेस को कब कब क्या क्या किया है, वो सब बहुत अच्छे से मॉडल आंसर में दिया हुआ है। देखो इसमें एक मुख्य बात ये थी कि जो आपका वित्त आयोग था वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था, और जो आपका नीति आयोग है ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। और मैंने आपको ये बताया कि टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी सिर से नीचे की तरफ काम कर रहा था वित्त आयोग, और नीति आयोग किधर काम कर रहा है? ये नीचे से ऊपर की तरफ काम कर रहा है, यानी कि पहले से देखना ये योजनाएं ये तो सर ठीक है, ये तो योजना आयोग और नीति आयोग का अप्रोच और फर्क हुआ सर, लेकिन इसमें जो फाइनेंस कमीशन बीच में आया, तो फाइनेंस कमीशन को वो कैसे किया हमको मेन ये समझना है। दोनों का फंक्शन तो अलग है, दोनों में काफी डिफरेंस है, वो मुझे समझ में आ रहा है। यही जो अप्रोच है। एक बार रशीद जी मॉडल आंसर पढ़िए आप। ठीक है सर। ये जो अप्रोच है, यही अप्रोच का ही अंतर है बच्चे। ये जो अप्रोच है ये एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ही बढ़ावा कौन देता है? वित्त आयोग देता है। समझ में आया? यानी नीति आयोग प्रश्न के मांग के अनुसार सर, तो वो तो जवाब तो नहीं होगा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो अप्रोच कर रहा है। मांग के हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि प्लानिंग कमीशन को पहले बतलाइए कि उसका काम क्या था, और कैसे पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज हावी हो गए, और कैसे उन लोगों ने फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को नजरअंदाज कर दिया, ये बतलाइए। तो उसके बाद फिर बतलाइए कि हाउ नीति आयोग हैज रीस्टोर्ड द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और ये मॉडल आंसर में बहुत अच्छे से मैंने डिटेल दे दिया है, तीनों के पहलुओं को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, और यही ढेर सारे रिमार्क्स आपको दिए हैं, क्योंकि आपका फ्रेमिंग बिल्कुल भी सही नहीं था। अननेसेसरी की चीजें, जैसे प्लानिंग कमीशन, ये नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में किसी ने अंतर लिख दिया है। एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं है कि आपने क्या लिखा है, लेकिन बहुत लोग नीति आयोग का बहुत लोगों ने फंक्शन लिख दिया है, इसीलिए नंबर कम दिया है। जो नहीं पूछा वो बता दिया, और जो मेन पूछा है उसी भाग को गायब कर दिया।
यही तो सर जो मेन डिमांड है उसका माल ही नहीं मिल रहा, क्या लिखें? आप मॉडल आंसर तो दीजिए, मॉडल आंसर में उसका खूब माल माल भरा जो है। फाइनेंस कमीशन का जो काम है हड़पना, तो मतलब यही होता है, अगर मेरा कोई काम हड़प ले रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा काम वो कर रहा है तो वो काम मेरा क्या वो कर रहा है? वो टैक्स काम नहीं डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा है कितना गुरुजी, influence है? वो काम बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा मॉडल आंसर पढ़िए, उसमें काम है कि वो रिकमेंडेशन दे रहा है और प्लानिंग कमीशन उसके रिकमेंडेशन पे सुपरसीड कर जा रहा है। बजट और योजना फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है। दैट्स इट। थोड़ा सा मॉडल आंसर पढ़िए। पीयूष जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर इकोनॉमिक्स में भी आप एक क्वेश्चन दिए थे। अरे बहुत बढ़िया से 2-3 बार समझाए हुए हैं यार इसको तो। नहीं सर, उसमें जो नीति आयोग का जो मूल्यांकन करना था हाँ वो उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आ गया है जो आप आंसर दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए मूल्यांकन में क्या लिखा है। देखो, नीति आयोग इकोनॉमिक्स के पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और यहाँ पर पॉलिटिकल वाले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। नीति आयोग का वहां मूल्यांकन पूछा था कि इवेलुएट करना था नीति आयोग का, कि अब उसमें एक क्वेश्चन था कि एक नीति आयोग थिंक टैंक है, थिंक टैंक एक्शन थिंक टैंक है, इसका इवेलुएशन करिए। तो नीति आयोग के वहां कुछ कार्यों को बतलाना था जो उन्होंने अभी तक किया है, और लास्ट में नीति आयोग को प्रूव करना था कि यस इट्स ए एक्शन थिंक टैंक। ये था वहां पर क्वेश्चन, और उसका फर्स्ट पार्ट था ये वाला कि हाउ प्लानिंग कमीशन हैज यूसर्व्ड द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, और अगला नेक्स्ट पार्ट था उसका कि थिंक टैंक वो एक्शन थिंक टैंक है, उसको इवेलुएट कीजिए। तो उसमें उसके कुछ कार्यों को देना था और ये बतलाना था कि हाँ यह काम कर रहा है। जब कोई नई बॉडी बनकर आई तो उसके कामों को बतलाकर उसका समीक्षा कीजिएगा ना कि हाँ ये बहुत बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है। तो वो पार्ट था, तो वो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा अलग था और यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। दोनों के मॉडल आंसर को आप लोग पढ़िए, स्पष्ट की गई है बातें। नहीं है तो फिर तो हम है ही, फिर और बताएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए सर। हिमांशु सर, आपने बहुत अच्छे से सारे पहलुओं पर चर्चा किया है और मुझे लग रहा है फायदा हुआ है। और रशीद जी आप मॉडल आंसर को अच्छे से पढ़िएगा और नहीं समझ में हमें जरूर संपर्क कीजिएगा, हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। समय काफी हो गया है, अब इसको बाइंड अप करते हैं। और हिमांशु सर, तमाम बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सभी।